आइए आज बंधुओं विचार करते हैं संस्कृत जगत के एक ऐसे गद्यकार, एक ऐसे कवि के विषय में जानते हैं। संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय जिनकी प्रशंसा करते नहीं थकता। जी हाँ, महाकवि बाणभट्ट एक ऐसे उत्कृष्ट विद्वान थे अपने समय के, जिनका जीवन बड़े ही ओहापोह के रास्तों से गुजर कर जाता है और अंत में एकमात्र ऐसी रचना उनके हाथ से निसृत होती है जिसे कादंबरी के नाम से जाना जाता है और वो विश्व विश्रुत हो जाते हैं। जानते हैं बाणभट्ट कौन थे, उनके कार्यकाल का विशेषत्व क्या था। सबसे पहले तो वंशानुगत की पटक छाया जो उनके ऊपर थी वह एक बहुत बड़े मायने रखती है। बाणभट्ट के जो पिता थे वो सभा पंडित थे। इनका जो कार्यकाल है वो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। राजा हर्षवर्धन के काल में इनके पिता सभा पंडित थे। बाणभट्ट का प्रारंभिक जीवन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये खेलने कूदने आदि अनेक ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते थे। अध्ययन अध्यापन से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था। पठन पाठन से बहुत विरत थे। पिता की बात को यत्किंचित मानना न मानना, अवहेलना कर जाना, ये प्रतिदिन का उनके दिनचर्या में शामिल था। एक समय ऐसा आता है कि बाणभट्ट के पिता का देहावसान हो जाता है। देहावसान के बाद सारे के सारे पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है बाणभट्ट पर। बाणभट्ट विचार करते हैं कि अब जिम्मेदारी आ गई है तो मैं करूं क्या। राजा हर्षवर्धन के यहाँ से संदेशा पहुंचता है कि अगर आपके पिताजी नहीं रहे तो आप आकर के यदि सुयोग्य हों तो इस पद को ग्रहण करें। अनेकानेक जो विद्वान थे वहाँ, उन्होंने मिलकर के कहा कि बाण, अब तुमको निश्चित रूप से अध्ययन करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। बाण ने वहीं से देशाटन प्रारंभ किया और जगह जगह घूम घूम करके देखा भारत की वस्तु स्थिति क्या है। उन्होंने पाया कि मेरा जीवन निश्चित रूप से निरर्थकता की ओर जा रहा है। ये पथ जिस पर मैं चल रहा हूँ उस पर कोई सार्थकता का बोध ही नहीं है, मुझे पढ़ना चाहिए। और उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन अध्यापन के बाद वो बाणभट्ट में वो भी सभा पंडित के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा हर्षवर्धन की सभा में बैठते और लिखते पढ़ते रहते थे। उसी समय उनकी जो मुलाकात है वो एक पद्य के कवि मयूर भट्ट से हो जाती है। मयूर भट्ट रिश्ते में इनके साले लगते थे। वो कहानी इस प्रकार शुरू हुई कि जब मयूर भट्ट और बाणभट्ट, चूंकि बाणभट्ट गद्य के कवि थे और मयूर भट्ट पद्य के कवि थे, दोनों अपने अपने लेखनी में जिनकी कोई कमी नहीं थी, अपने अपने स्तर से दोनों बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छी कविता करते थे। मयूर भट्ट की एक बहन थी, उन्होंने प्रस्ताव रखा राजा के समक्ष कि यदि बाणभट्ट मेरी बहन से विवाह कर लें तो ये अति उत्तम होगा। राजा के आदेश और समाज के प्रस्ताव से बाणभट्ट का विवाह हो जाता है। और विवाह के बाद चूँकि बहुत अच्छे मित्र थे बाणभट्ट और मयूर भट्ट, प्रतिदिन इनका नियम था सुबह 4 बजे उठ करके टहलने जाना। उस टहलते टहलते ये शास्त्र की चर्चा करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, गद्य पद्य की बात करते थे। यही सब कार्य टहलते वक्त होता था। वह प्रथम दिवस था विवाह का जब मयूर भट्ट की बहन और बाणभट्ट का दोनों का प्रणय मिलन हो रहा था। बाणभट्ट को प्रतिदिन, चूंकि मयूर भट्ट आते थे तो बाणभट्ट को जगाते हुए साथ में उनको लेकर के चलते थे। उस दिन कुछ ऐसा वाकया हुआ होगा कि बाणभट्ट के को साथ में लेने के लिए मयूर भट्ट अपने घर से निकले और ये भूल गए कि आज एक दिन पहले मेरी बहन का बाणभट्ट से विवाह हुआ होगा। वो अन्य कार्यों में रत हो गए, हो सकता है जगने में देर हो जाए। इस बात को भूल करके वो सीधे बाणभट्ट के कक्ष में पहुंचते हैं
और कक्ष के बाहर जैसे ही दरवाजा नोक करते हैं वैसे ही अंदर से जो आवाज आ रही है वो एक पद्य की रचना की आवाज आ रही है। और उस पद्य, वह पद्य बार बार जो 3 लाइनें हैं छंद की, वो बार बार तीनों लाइनों को बाणभट्ट दोहरा रहे हैं। चौथी लाइन बन नहीं पड़ रही है उनसे। जब उस चौथी लाइन वो नहीं बन पड़ रही है और बाणभट्ट 3 लाइन को बार बार दोहराते चले जा रहे हैं, मयूर भट्ट ने विचार किया कि बात क्या है, यह गद्य का कवि है, पद्य नहीं लिख पा रहा है चौथी पंक्ति। और उन्होंने बाहर से ही, दरवाजे के बाहर से ही एक शब्द बोला और वो शब्द था कुचक प्रत्यय सत्य तव हृदयम चंडी कठिनम। अर्थात जो बाणभट्ट थे वो बार बार इन पंक्तियों को दोहरा रहे थे, प्रदीपो यम निद्रा हे सुमुखे अब प्रणय के लिए तुम मान जाओ। गत प्राया रात्रि कृष्ण ससी श्रीणत एवं, रात्रि व्यतीत हो चुकी है, सुबह होने को है, प्रणय का समय खत्म होने वाला है। प्रदीपो यम निद्रा, जो दीपक जल रहा है उसे भी नींद आ रही है, यह भी बुझने वाला है। हे सुमुखे, हे सुंदर मुख वाली, अब तुम हमारी बात को मान जाओ और मेरे में समाहित हो जाओ। यह बार बार इन पंक्तियों को दोहरा रहे थे। जब पंक्तियों को दोहराते दोहराते चौथी पंक्ति नहीं बन पड़ रही थी तो जो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ मयूर भट्ट नाम का कवि था वो ये भूल गया कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, और बाहर से ही उसने चौथी पंक्ति पूरी कर दी और कह दिया कुचक प्रत्यय सत्य तव हृदयम चंडी कठिनम। हे सुमुखे, जिस प्रकार तुम्हारा वक्षस्थल कठोर है उसी प्रकार तुम्हारा हृदय भी कठोर है, इसीलिए तुम मान नहीं रही हो। जैसे ही यह ध्वनि अंदर जाती है और उनकी बहन सुनती है, चूंकि मयूर भट्ट की बहन भी बड़ी विदुषी थी, वो केवल इसलिए बाणभट्ट को बार बार उकसा रही थी चौथी पंक्ति लिखने के लिए कि यह पंक्ति पूरी हो जाए और मैं इनकी बात को मान जाऊं। लेकिन वो पंक्ति पूरी नहीं हो पा रही थी। अंत में वो पंक्ति जब पूरी मयूर भट्ट ने कर दी, उनको गुस्सा आ गया और क्रोध में वशीभूत होकर के उन्होंने वहीं से श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने हमारे प्रणयन में, हमारे पति पत्नी के मध्य में ये खलल डाली है, ये विघ्न पैदा किया है, उसको तत्काल प्रभाव से कुष्ठ हो जाए। अंत में जब मयूर भट्ट बाहर थे उन्होंने तत्काल गुहार लगाई, अरे भाई मैं हूँ। बहन को बड़ा पश्चाताप होता है। दोनों बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि इनकी स्थिति तो खराब हुई। बोले अब इसका उपाय भी कुछ है। मयूर भट्ट की बहन ने कहा कि आप महोदय पद्य के कवि हैं, हे भ्राता कुछ ऐसा सूर्य की उपासना में लिख डालिए जिससे यह आपका जो कुष्ठ रोग है वो खत्म हो जाए। और मयूर भट्ट वहाँ से चले जाते हैं और गंगा के किनारे बैठ करके सूर्य शतक नाम का एक ग्रंथ लिखते हैं। उस शतक में 100 श्लोक हैं। जब वो गंगा के किनारे लिखा जाता है, आज भी ऐसी किंवदंती है कि उस सूर्य शतक का पाठ करने से निश्चित रूप से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। इस तरह की यह कथा है जो बाणभट्ट के जीवन को पूर्णतया प्रकाशित करती है। अंत में उन दोनों का प्रणय होता है और उससे निश्चित होकर के जो ग्रंथ बाहर आता है, उन महाकवि बाणभट्ट की विद्वत्ता का जो परिचायक है, विद्वानों ने लिखा है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। अर्थात यह जो बाण है, महाकवि बाण हैं, इनका शब्दकोश इतना विराट है कि ऐसा लगता है कि जो उच्छिष्ट है, उच्छिष्ट माने भारतीय संस्कृति में जूठन कहते हैं, जितने सारे कवि हैं वो सब क्या है, बाणभट्ट के जूठन अर्थात बचे हुए शब्दों को अपने काव्य में रख रहे हैं। इस तरह की जो उक्ति है वह बाणभट्ट के बारे में प्रसिद्धि को प्राप्त है। तो यह बाणभट्ट की का एक सामान्य परिचय है। बाणभट्ट की कृति कादंबरी है जो कोर्स में चलती है और बाणभट्ट के मुख्य रूप से 2 ग्रंथ प्रचलित हुए। एक तो जो हर्षचरित नाम का ग्रंथ है, उसमें राजा हर्ष के विषय में बताया गया है, और दूसरा जो ग्रंथ आया कादंबरी के नाम से, वह विस्तृत हुआ। वह कादंबरी का जो शाब्दिक अर्थ है वो मूलतया शराब होता है, अर्थात नशीला पदार्थ।
तो वह कादंबरी जो है, वो कादंबरी में 3 जन्मों का हाल है, पुंडरीक का, चंद्रापीठ का, और यह 3 जन्मों का हाल जिस समय बाणभट्ट अपनी लेखनी से लिखता है तो संपूर्ण जगत स्तब्ध होकर के उसको पढ़ता है। उस ग्रंथ का नाम निकल करके सामने आता है कादंबरी। यह एक कथा है। आगे के अंक में हम कादंबरी के अंदर अर्थात उस विषय वस्तु की चर्चा करेंगे। फिलहाल यह बाणभट्ट का जो सामान्य परिचय है वो यह है। नमो नमः।